प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम क्लास 12 के राजनीति विज्ञान के नए ऑनलाइन क्लास से हैं वो प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप मेरे साथ परीक्षा तक बने रहिए। आपको 100% परिणाम है वो मिलने वाला है। ये जो हमारी क्लासों की विशेषता रहेगी, पूर्ण रूप से एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर सरल भाषा में तैयार किए गए नोट्स प्रारूप में रहेगी। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्ञानाराम वर्मा पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम राजनीति विज्ञान की आपकी प्रथम बुक का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर का नाम आपको याद होना जरूरी है। अगर हमें चैप्टर का नाम ही याद नहीं है तो हम किस प्रकार से ये पढ़ेंगे कि उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो पहले हमें नाम ध्यान में होना चाहिए। नाम मैं आपको बता देता हूँ कि दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। ध्रुवीयता या समूह या गुट। ध्रुवीयता या समूह या गुट। पहले मैं आपको पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा कि दो ध्रुवीयता है क्या। हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता है क्या। तो जैसे आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इन 7 महाद्वीपों में कम से कम 195 देश, लगभग 195 देश है वो निवास करते हैं। अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के मध्य। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक। और ये जो विश्व युद्ध है वो लड़ा गया मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों के मध्य। किनके मध्य में? मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों के मध्य। मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो राष्ट्र युद्ध जीते या युद्ध जीत गए उनको कहा गया मित्र राष्ट्र, और जो इस युद्ध के अंदर हारे उन्हें कहा गया दूरी राष्ट्र। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मित्र राष्ट्रों में रूस, मित्र राष्ट्रों में रूस, ब्रिटेन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस, अमेरिका बहुत समय बाद प्रथम विश्व युद्ध के अंदर शामिल हुआ था। दोहरे राष्ट्रों में थे जापान, इटली, जापान, इटली और फ्रांस। क्लियर? अब आपको पूछ ले कोई दो मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए, तो आपको लिखना है रूस और ब्रिटेन। कोई दो दोहरे राष्ट्रों के नाम बताइए, जापान और इटली। साथ ही साथ में मैं आपके प्रश्न है वो भी क्लियर करते चलूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न है वो आपसे बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ही मित्र राष्ट्र युद्ध के अंदर विजेता हो गए और दोहरी राष्ट्र इस युद्ध के अंदर हार गए, तो उसके बाद में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया था, जिसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या नाम था?
राष्ट्र संघ। यानी ऐसी जो घटना, ऐसी जो त्रासदी प्रथम विश्व युद्ध की हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई, ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए कुछ देशों ने मिलकर के विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किसकी स्थापना की? राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। यहां आपको समझना ज्यादा है, लिखूंगा मैं बहुत ही कम, समझने पर में ध्यान देना है, लिखा हुआ किताबों के अंदर बहुत है। राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। अब राष्ट्र संघ के निर्माण की पूरी प्रक्रिया आपके दी हुई नहीं है। जब हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, तब वहां मैं आपको कुछ राष्ट्र संघ के बारे में बातें हैं वो आपसे करूंगा। अब क्या हुआ कि जैसे मित्र राष्ट्रों और दोहरे राष्ट्र, दो गुटों के अंदर ये राष्ट्र बंटे हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मतलब युद्ध की जो जिम्मेदारी है वो इन दोहरे राष्ट्रों के ऊपर थोप दी गई और इनके साथ संधियां है वो की गई थी। जैसे जर्मनी के साथ में वर्साई की संधि की गई। इस प्रकार से राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी, लेकिन राष्ट्र संघ है वो अपने कार्यों में क्या रहा? असफल रहा। वो अपने कार्यों में क्या रहा? असफल रहा। यानी सीधी सी बात यही है कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन 1918 से लेकर के 1939 के मध्य कुछ ऐसी घटनाएं विश्व इतिहास में घटी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है वो तैयार कर दी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है वो तैयार कर दी और राष्ट्र संघ क्या हो गया? असफल हो गया। राष्ट्र संघ क्या हो गया? असफल हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में विश्व में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 1945 तक चला। क्लियर? सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। राष्ट्र कौन थे? यही थे मित्र राष्ट्र और दोहरे राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही 1945 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी अगर आपको ध्यान में है तो विश्व में फिर से शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके बारे में आपके अलग अध्याय दिया हुआ है, वहां पर मैं इसके बारे में बातें करूंगा। जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब मैं क्या कह रहा था कि 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो विश्व है वो दो भागों में बंट गया। विश्व है वो कितने भागों में बंट गया? दो गुटों या दो भागों में विश्व है वो बंट गया। एक का नाम है पश्चिमी गुट, पश्चिमी गुट, और दूसरा है पूर्वी गुट। दूसरा कौन सा है? पूर्वी गुट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया या दो समूह में विभाजित हो गया, पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट। अब हम बात करें तो पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था यूएसए। कौन कर रहा था? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका। वह पूर्वी गुट का नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह है। सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह है। अब विश्व है वो दो भागों में या दो गुटों में विभक्त हो चुका है। एक गुट है पश्चिमी गुट, जिसको कहते हैं यूएसए, क्योंकि पश्चिमी गुट का नेतृत्व यूएसए ही कर रहा था। एक गुट है यूएसएसआर। अब क्या होता है, यूएसए और यूएसएसआर के मध्य जो लड़ाई शुरू हो जाती है वो है विचारधारा की लड़ाई। किसकी लड़ाई है? विचारधारा की लड़ाई। पश्चिमी गुट अपनी विचारधारा फैलाना चाहता है, जिसकी विचारधारा है पूंजीवादी विचारधारा। क्या है? पूंजीवादी विचारधारा। पूर्वी गुट अपनी विचारधारा फैलाना चाहता है, जिसकी साम्यवादी विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? साम्यवादी विचारधारा है। यानी एक प्रकार से हम बात करें तो विश्व में ये दो महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर उभरी, और दोनों ही महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधारा फैलाने के लिए या विश्व में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इन्होंने विचारधारा स्थापित करने के लिए इनके मध्य एक प्रकार से वाक युद्ध सा शुरू हो गया, और जिस युद्ध को हम नाम देते हैं शीत युद्ध। क्या नाम देते हैं? शीत युद्ध। अलग से लिख रहा हूं, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। यानी यूएसए चाहता है कि विश्व में सबसे अधिक जो देश हैं वो पूंजीवादी विचारधारा या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के हो। पूर्वी गुट क्या चाहता है? वो चाहता है कि विश्व के अंदर जो देश हैं वो लगभग क्या हो? साम्यवादी विचारधारा के हो, समाजवादी व्यवस्था के हो। साम्यवादी और पूंजीवाद के बारे में हम सेकंड बुक में बात करेंगे। अब दोनों के मध्य, किस किस के मध्य में? यूएसए और यूएसएसआर के मध्य मैंने कहा कि शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक प्रकार से इन दोनों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति है। क्या है? तनावपूर्ण स्थिति है। यानी एक प्रकार से ये वाक युद्ध है। क्या है? वाक युद्ध है। मतलब यूएसए यूएसएसआर के खिलाफ, यूएसएसआर यूएसए के खिलाफ विरोधी विचारधाराएं फैला रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, या ये एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास फैला रहे हैं, या दोनों के मध्य में सैनिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है। सैनिक गुट इन्होंने बना लिए, कुछ सैनिक संधियां भी इन्होंने बनाई, जिसमें विश्व के देशों को इन्होंने शामिल किया। इसके बाद में क्या होता है, अब ये जो शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध 1945 से जो शुरू हुआ वो 1951 में ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। शीत युद्ध 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ? शुरू हुआ, और 1991 में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये तो इसकी पृष्ठभूमि की बात थी, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का मुख्य नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। ये जो दो ध्रुवें हैं, एक तो यूएसए है और एक यूएसएसआर है। इनको क्या करना है? समाप्त करना है, क्योंकि इन दोनों के मध्य में जो शीत युद्ध हुआ वो 1991 में समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही शीत युद्ध 1991 में समाप्त हो जाएगा, वो तो विश्व के अंदर दो ध्रुव, जो दो गुट या दो समूह जो थे, वो भी क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, और
एक महाशक्ति विश्व के अंदर बच जाएगी और वो है यूएसए। अब मैं बात कर रहा हूं यूएसएसआर के बारे में। ये यूएसएसआर है क्या? क्योंकि मुख्य जो हम बात करेंगे वो यूएसएसआर के बारे में होंगी। यूएसएसआर के जैसे फुल फॉर्म मैंने आपको बताई कि यूएसएसआर सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह है। तो यूएसएसआर क्या है? यूएसएसआर सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। इनका जो जन्म है वो 1917 में लेनिन के समाजवादी क्रांति के बाद में इनका जन्म हुआ। लेनिन के नेतृत्व में जो रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी, समाजवादी क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। उसके बाद में यूएसएसआर का क्या हुआ? जन्म हुआ। यानी यूएसएसआर का जन्म लेनिन की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद हुआ। और ये जो यूएसएसआर है ये लगभग 1922 में अस्तित्व में आया। 1922 में अस्तित्व में आया। अब अगर हम बात करें तो इसमें कम से कम 15 गणराज्य थे। कितने थे? 15 गणराज्य। 15 गणराज्यों का ये समूह था। कितने गणराज्यों का समूह था ये? 15 गणराज्यों का समूह था यूएसएसआर। 15 गणराज्यों का समूह है। 15 गणराज्य इसमें कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। इस प्रकार से ये 15 गणराज्यों का क्या था? समूह था। और कुछ समय के बाद में क्या हुआ? 15 गणराज्यों में सभी के नाम मैं नहीं लिखूंगा, आपको मैंने बता दिए हैं। कुछ समय के बाद में इसमें पूर्वी जर्मनी, कुछ समय के बाद में इसमें पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया व युगोस्लाविया भी क्या हो गए? शामिल हो गए। मैंने आपको कहा ना कि मुख्य उद्देश्य आपको चैप्टर समझाना है, न कि यहाँ पर लिखना है। लिखा हुआ मैं अक्सर विद्यार्थियों को कहता हूँ कि किताबों में बहुत है। तो ये 15 गणराज्यों का क्या था? समूह था, जो मैंने अभी 15 गणराज्य आपको बताए हैं। और सोवियत संघ में यानी यूएसएसआर में जो शासन प्रणाली थी वो साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थी। फिर साम्यवाद व्यवस्था और समाजवादी विचारधारा। यूएसएसआर, अब आपको कोई पूछ ले कि यूएसएसआर के अंदर कौन सी व्यवस्था थी? साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था। और जो समाजवाद से प्रेरित थी। किससे प्रेरित थी? समाजवाद से प्रेरित थी। आपको कोई पूछ ले जाए समाजवाद क्या होता है, इस व्यवस्था में क्या होता है? इस व्यवस्था में देश के सभी जो उत्पादन संबंधी, देश के सभी जो उत्पादन संबंधी फैसले लेने का जो अधिकार है वो मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण में होता है। यानी वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, वस्तुओं का जो क्या होता है? उत्पादन होता है, वो किसके नियंत्रण में होता है? वो सरकार के नियंत्रण में होता है, निजी व्यक्ति के नहीं। साम्यवाद, साम्यवाद एक यह समानता पर आधारित एक विचारधारा है। साम्यवाद क्या है? समानता पर आधारित एक विचारधारा है। इसमें क्या होता है? इसमें संसाधन जो एक देश के होते हैं, एक राष्ट्र में जो संसाधन होते हैं उस पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार,
राष्ट्र के जो संसाधन होते हैं उस पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार, समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार, ये चीज क्या कहलाती है? साम्यवाद कहलाती है। अब हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली की, कि ये जो यूएसएसआर की जो प्रणाली है ये है क्या। तो यूएसएसआर की प्रणाली के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रणाली है यूएसएसआर, ये समाजवाद विचारधारा पर आधारित साम्यवादी व्यवस्था है और ये पूंजीवाद व निजी संपत्ति की क्या है? विरोधी है। पूंजीवाद व निजी संपत्ति की क्या है? विरोधी है। अब एक एक करके हम यूएसएसआर या सोवियत प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो हम ले रहे हैं। तो देखिए, यूएसएसआर की विशेषताएं। यूएसएसआर की विशेषताएं आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएसएसआर की विशेषताएं क्या है या सोवियत प्रणाली की विशेषता है वो क्या है। तो अलग अलग भागों के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। इनकी कुछ आर्थिक विशेषताएं हैं और कुछ इनकी राजनीतिक विशेषताएं हैं। तो देखिए, यूएसएसआर प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, इसकी पहली विशेषता है यह प्रणाली नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यह प्रणाली नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित। पहली विशेषता इसकी क्या होगी बच्चों? नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित, यानी पहले से नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? प्री प्लानिंग, पहले से योजना बना करके अपने राष्ट्र का क्या करना? विकास करना। जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हमारे भारत में पहले चलती थी, वर्तमान में उन पंचवर्षीय योजना को एक 15 वर्षीय योजना है वो बना दिया है। तो अपने देश की अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो पहले से योजना बना करके करना या योजनाबद्ध तरीके से विकास करना। तो यूएसएसआर की पहली विशेषता क्या हो गई सोवियत प्रणाली की? कि नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित। इसके बाद में है इसमें न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी है वो दी गई। प्रत्येक व्यक्ति को इसमें न्यूनतम जीवन स्तर की क्या दी गई? गारंटी। यानी एक व्यक्ति जो अपने जीवन का निर्वाह करता है, जो उसको सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे रोजगार की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है या अन्य आवास की सुविधा है, वो उनको मतलब दी जाएगी। कि यानी एक व्यक्ति जो अपना जीवन यापन करता है उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है, आवश्यक जो वस्तुएं होती है, खाद्यान्न हो गया, वो उनको दी जाएगी। यानी इसमें न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी है वो दी गई। समझ गए? न्यूनतम जीवन स्तर के लिए मैंने आपको बताया रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रोजगार की गारंटी इसमें दी गई। यूएसएसआर के अंदर जो गणराज्य थे उसमें सभी को क्या दी गई? रोजगार देने की गारंटी। यानी यूएसएसआर प्रणाली जो थी उन्होंने कहा भी कि हम किसी को भी क्या नहीं रहने देंगे? बेरोजगार नहीं रहने देंगे। बेरोजगार नहीं रहने देंगे।
हम सभी को क्या उपलब्ध करवाएंगे, रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। क्लियर। इसके बाद में हम बात करें तो उन्नत संचार प्रणाली वहां पर अपनाई गई। क्या अपनाई गई, उन्नत संचार प्रणाली, उन्नत संचार प्रणाली अपनाई गई, यानी संचार की जो व्यवस्था थी वो अच्छी थी, वहां पर बढ़िया थी। फिर अगली जो विशेषता है वो ये है कि भूमि तथा उत्पादन संबंधी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण था। यहाँ पर यही समाजवाद की विशेषता होती है। भूमि प्लस उत्पादन संबंधी जो संसाधन होते हैं, भूमि प्लस उत्पादन संबंधी जो संसाधन है उसके ऊपर किसका नियंत्रण था, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण था। आपको अगर बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि यूएसएसआर प्रणाली की कोई 2 या 4 विशेषताएं बताइए, तो आपको इस प्रकार से वो लिखना है। यानी उत्पादन जो होगा वस्तुओं का वो सरकार के नियंत्रण में होगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में। तो आगे हम बात करें अगली विशेषता की, तो वो ये है कि उपभोक्ता उद्योग वहां पर उन्नत अवस्था में थे। उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं, उपभोक्ता जो वस्तुओं को खरीदता है, उपभोक्ता जो वस्तुओं को खरीदता है, यानी जैसे हम बाजार से कोई वस्तु खरीद कर ला रहे हैं तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। उपभोक्ता उद्योग यानी एक उपभोक्ता के रूप में हमें जो वस्तुएं चाहिए, जैसे घरेलू वस्तुएं हो सकती है, खाद्यान्न संबंधी हो सकती है, या अन्य जो भी जिन वस्तुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के अंदर करते हैं वो, तो उपभोक्ता संबंधी उद्योग है, वहां पर उन्नत अवस्था में थे। कहते हैं कि वहां पर एक छोटी पिन से लेकर के कार तक निर्माण होता था, यानी एक छोटी से छोटी पिन जो होती है उस पिन से लेकर के एक मतलब कार तक का निर्माण होता था यूएसएसआर के अंदर। उसके बाद में हम अगली जो इनकी विशेषता है कि सोवियत संघ के पास लगभग सभी ऊर्जा संसाधन उपलब्ध थे। सोवियत संघ के पास लगभग सभी ऊर्जा संसाधन उपलब्ध थे, जैसे खनिज है, तेल यानी पेट्रोल और डीजल, और लोहा इस्पात ये वहां पर थे। ये तो इनकी आर्थिक विशेषताएं हैं। इसके बाद में इसी के अंदर मैं शामिल कर देता हूं इनकी राजनीतिक विशेषताएं भी। राजनीतिक विशेषताओं के रूप में विशेषता अगर सीधा पूछ ले तो आप लिख सकते हैं दोनों ही, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन कई बार अलग से पूछ लिया जाता है कि यूएसएसआर प्रणाली की कोई 2 राजनीतिक विशेषताएं बताइए, तो सोवियत संघ में केवल एक पार्टी का शासन था। यहां पर केवल एक पार्टी का शासन था, केवल एक पार्टी का शासन था, और वो पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी कोई भी इसके विरोध में पार्टी है वो नहीं बना सकता था। सिर्फ वहां पर एक ही पार्टी का शासन चलता था, और वो पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद में हम बात करें तो संपूर्ण जो शासन प्रणाली थी वो कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में, तो कोई विपक्ष वगैरह नहीं था। जैसे वर्तमान में भारत में एक से अधिक पार्टियां हैं, विपक्ष भी है, पक्ष भी है, लेकिन उस समय यूएसएसआर के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था। नेक्स्ट बात करें हम तो सोवियत संघ में पूंजीवादी और निजी स्वामित्व का मतलब होता है जो हमारा निजी संपत्ति पर जो नियंत्रण होता है, निजी स्वामित्व तथा मुक्त व्यापार पर वहां पर रोक थी, इनका विरोध किया जाता था। मुक्त व्यापार पर क्या थी, रोक थी, यानी इनका खुलकर विरोध किया जाता था,
इनका खुलकर विरोध कि पूंजीवाद नहीं कहलाइए समाजवाद, निजी स्वामित्व नहीं सरकार के नियंत्रण में, मुक्त व्यापार नहीं ये भी सरकार के नियंत्रण में, इनका खुलकर विरोध है वो किया जाता था। क्लियर। इसके बाद में हम बात करें तो ये जो विशेषताएं हैं क्लियर हो गई है। अब हम इस यूएसएसआर प्रणाली की विशेषताएं हमने पढ़ ली, लेकिन मैंने कहा कि यूएसएसआर का विघटन है वो कुछ समय के बाद में हो जाएगा, यानी 1991 में जैसे यूएसएसआर का विघटन होगा तो यूएसएसआर के साथ में जैसे ही विघटन होगा तो यूएसएसआर के साथ में शीत युद्ध का भी क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। शीत युद्ध का भी क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यानी यूएसएसआर के अंदर कुछ कमियां थी, इन विशेषताओं के होने के बावजूद भी जैसे हमें लग रहा है कि वहां पर न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी है वो दी गई थी, रोजगार की गारंटी थी, मतलब हमें एक प्रकार से ये लग रहा है कि वास्तव के अंदर बहुत कुछ अच्छा था, मतलब बढ़िया तरीके से चल रहा था, अच्छी मात्रा में वहां पर उद्योग धंधे थे। एक दो विशेषता इनकी और रह गई है, जैसे वहां पर खेती का सामूहिकरण था, खेती का सामूहिकीकरण, खेती है वो एक समूह के रूप में की जाती थी और बाद में जो लाभ होता था उनको आपस में बांट लिया जाता था। खेती का सामूहिकीकरण। फिर अगर हम बात करें उद्योग धंधे वहां पर उन्नत अवस्था में थे, उद्योग धंधे वहां पर उन्नत अवस्था में थे। जैसे पहले हमने जिक्र किया कि उपभोक्ता जो उद्योग है वो भी उन्नत अवस्था में थे, लेकिन इनके अलावा भी जो उद्योग होते हैं, जो लोहा इस्पात उद्योग होते हैं या अन्य जो परिवहन से संबंधित उद्योग होते हैं वो भी वहां पर उन्नत अवस्था के अंदर थे। तो ये यूएसएसआर की क्या है, विशेषताएं हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि ऐसा कौन सी ऐसी कमियां थी यूएसएसआर के अंदर जिससे यूएसएसआर का विघटन है वो एक समय के बाद में होना शुरू हो गया था। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्ञानाराम वर्मा आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी है वो मिल सके और अन्य विद्यार्थियों की भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।